हेलो, नमस्कार साथियों। इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का बहुत आज का हमारा हिंदी का सेकंड सेमेस्टर का दूसरा क्लास है, जिसमें हम पूरी दूसरे पार्ट में हम आज के वीडियो में हम पूरा हिंदी आप लोगों का कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा छठवां चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने उपसर्ग पढ़ लिया था और आज हम बात करेंगे प्रत्यय से। प्रत्यय क्या होता है? तो शब्दों के साथ साथ चलने वाला जो होता है प्रत्यय कहलाता है। जैसे अब शब्द कोई है, उसके साथ कोई जो प्रत्यय लगता है साथ में चलने वाला, वही तो होता है आपका प्रत्यय। प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगकर अर्थ बदल देता है। जैसे देखिए, पहला शब्द क्या है? प्रति, और दूसरा इसमें क्या है? आय, जो इसके साथ में क्या कर रहा है? चलने वाला है। तो क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। एग्जाम्पल में अगर आप लेंगे कोई भी उदाहरण, देखिए बच्चा, तो बच्चा में अगर हम कोई भी प्रत्यय जोड़ देंगे, जैसे आपका पन प्रत्यय हुआ, तो हमने इसमें बच्चा में पन जोड़ा तो क्या हो गया? बचपन हो गया। ठीक। और सुंदर में अगर हमने ता प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया? सुंदरता हो गया। आपका ये एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण है। ठीक। चलिए, प्रत्यय आप लोगों का दो प्रकार का होता है, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है आपका तद्धित प्रत्यय। अब कृत मतलब शब्द से ही स्पष्ट होता है, क्रिया या धातु के अंत में लगने वाला जो प्रत्यय होता है वह आपका कृत प्रत्यय होता है। और तद्धित प्रत्यय वह होता है जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जो प्रत्यय लगता है वह आपका तद्धित प्रत्यय होता है। ठीक। जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, पढ़ना क्या है? पढ़ना एक क्रिया है, तो उसमें लग गया वाला प्रत्यय, तो क्या हो गया? पढ़ने वाला। इसी में लिख में आपका जो है, लिख क्या है? ये भी एक क्रिया है, तो लिख में आपका आवट लग गया तो क्या हो गया? लिखावट हो गया। यह भी आपका एक कृत प्रत्यय का उदाहरण है। ठीक। यह भी आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सॉरी, कृत प्रत्यय आपका चार प्रकार का होता है। चार वैसे क्या, दो तीन और होते हैं। जैसे देखिए, कृतवाचक है, कर्मवाचक है, करणवाचक है, भाववाचक है, ऐसे ऐसे दो एक और होते हैं। ठीक है, तो उतना डीप नहीं पढ़ना है, बस इतना ही जानना है। सबसे पहले देखते हैं कृतवाचक प्रत्यय या कृदंतवाचक। तो क्रिया में ऐसी प्रत्यय लगाएं जिससे वो कर्ता बन जाए, तो वह आपका कृतवाचक आपका प्रत्यय कहलाता है। तो कौन सा? जैसे लिख है, लिख में आपका अक प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? लेखक। लेखक क्या होता है? लेखक आपका कर्ता होता है ना, तो कर्ता होता है, तो इसलिए आपका ये कृतवाचक कृदंत आपका हो जाएगा। इसके बाद चाल में अगर आप लोग अक लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? चालक। यह भी आपका कृतवाचक कृदंत का उदाहरण है। इसके बाद तैर के साथ अगर आप लोग आक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? तैराक हो जाएगा। भूल के साथ अगर आप लोग अक्कड़ लगाएंगे तो आपका हो जाएगा भूलक्कड़। और चाल के साथ आक लगाएंगे तो आपका हो जाएगा चालाक। ठीक। इसके बाद आपका है कर्तवाचक हो गया। इसके बाद है कर्मवाचक कृदंत। अब देखिए, जिस जो है धातु में अगर आप लोग प्रत्यय लगाएंगे फिर वह कर्म बन जाएगा, वह प्रत्यय आपका कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय होता है। ठीक है। जैसे आपका लिख है, लिख में आपने ना जोड़ दिया तो आपका हो गया लिखना। खेल में आवना आपने लिख दिया, ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा? खिलौना हो जाएगा। बिछ में आपने आवना प्रत्यय जोड़ा, बिछौना हो जाएगा। ठीक। इसके बाद अगला है आपका करणवाचक कृदंत प्रत्यय। अब इसमें देखिए, जिस क्रिया या धातु में ऐसा प्रत्यय जोड़ा जाए जिसके कारण करण प्राप्त होता है या करण कारक हो, करणवाचक कृदंत कहलाता है। जैसे आपका क्रिया के साथ ऐसा प्रत्यय जोड़ा जो लास्ट में आपका करण कारक बनाए। जैसे चट के साथ अगर आपने नी प्रत्यय जोड़ दिया तो हो जाएगा चटनी। ठीक है। और भटक के साथ आपका आ प्रत्यय अगर आपने जोड़ दिया तो हो जाएगा भटका। और भूल के साथ अगर आप लोगों ने आ प्रत्यय जोड़ दिया तो हो जाएगा भूला। ये सब क्या है? कर्णवाचक प्रत्यय है। इसके बाद अगला है भाववाचक प्रत्यय। क्रिया या धातु में ऐसा प्रत्यय लगाएं जिससे भाववाचक कृदंत मिले। जैसे आपका बुल के साथ आपने आवा लिख दिया तो क्या हो जाएगा? बुलावा हो जाएगा। पहन के साथ आपने आवा प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो जाएगा? पहनावा हो जाएगा। थक के साथ आपने आवट प्रत्यय जोड़ा, थकावट हो जाएगा।
मिल के साथ आपने आवट प्रत्यय जोड़ा, मिलावट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये आपका प्रत्यय बना। इसके बाद आपका आता है अगला दूसरा तद्धित प्रत्यय, जो हमने पहले बताया कि संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के अंत में प्रत्यय जोड़े जिससे फिर नए शब्द बनते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मानव, मानव में आपने ता प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, मानवता। अपना में आपने पन प्रत्यय जोड़ा तो हो गया अपनापन। अब जो है एक एक उदाहरण करके देख लेते हैं। जैसे सच्चा, सच्चा से हमने आर्य प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया, सच्चाई। जुआ में आर्य प्रत्यय जोड़ा, जुआरी हो गया। कहानी में आपने कार प्रत्यय जोड़ा तो होगा कहानीकार। पान में वाला प्रत्यय आपने जोड़ा तो क्या हो गया, पान वाला। मानव में ता प्रत्यय जोड़ा तो आपका हो जाएगा मानवता। इसके बाद आपने मोटा में अगर आपने आपा प्रत्यय जोड़ा तो हो जाएगा मोटापा। देव में त्वा प्रत्यय जोड़ने पर क्या हो गया, देवत्व। और ससुर में आल प्रत्यय अगर आप जोड़ते हैं तो हो गया आपका ससुराल। और धर्म में अगर आप लोगों ने इक प्रत्यय जोड़ा तो क्या हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा। और गुण में आप लोगों ने अगर वान प्रत्यय जोड़ दिया तो आपका हो जाएगा गुणवान। और पंडित में आप लोगों ने आनी प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा। और नानी में आप लोगों ने हाल प्रत्यय जोड़ा क्या बन जाएगा। ये दोनों का उत्तर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आशा है कि हम थोड़ा सा तेज इसलिए चल रहे हैं क्योंकि जो है ये जो है आप लोगों ने एक बार पढ़ चुका है कहीं ना कहीं, तो इस पर हम ज़्यादा समय जाया ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है, समास। समास आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आपका पक्का है, कंफर्म है, बिल्कुल आएगा ही आएगा। समास का अर्थ होता है संक्षेप करना या संक्षिप्तीकरण करना। तो इसका परिभाषा हो जाएगा दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग को समास कहते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पहला आपका भेद हो जाएगा अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास में होता है, इसमें पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, या वह पद जो आपका उपसर्ग के रूप में हो सकता है, अव्यय के रूप में हो सकता है, निपात के रूप में हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक, जैसे इसका उदाहरण आपका हो जाएगा यथाशक्ति। ठीक है, इसके बाद अगला उदाहरण है भर प्लस पुर यानी कि भरपूर। इसके बाद अगला उदाहरण है भर प्लस पेट, भरपेट। आ प्लस जीवन, आजीवन। उप प्लस वन आपका हो जाएगा उपवन। ये आपका अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। ठीक, लेकिन नोट में और एक ध्यान देने वाली बात है कि थोड़ा सा द्वंद्व और अव्ययीभाव समास में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि यदि अव्यय शब्द की आवृत्ति योजक चिन्ह के साथ होती है तो वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। जैसे देखिए योजक चिन्ह लगा ना, धीरे धीरे में योजक चिन्ह मतलब ऐसे डैश करके जो लगा है, जल्दी जल्दी लगा है डैश, ये आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक, किंतु संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया हो, इनके बीच योजक चिन्ह लगे तो वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाता है। अगर यही चीज़ क्रिया है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, अगर ये ऐसे शब्द हैं उनके बीच अगर योजक चिन्ह लगता है तो आपका हो जाएगा ये द्वंद्व समास। ठीक है, बढ़िया से समझ में आ रहा है। अब देखिए जैसे जल्दी, अब जल्दी तो कोई संज्ञा सर्वनाम है नहीं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पढ़ क्या है, पढ़ एक क्रिया है। ठीक है, पीला, पीला एक रंग है यानी कि यह भी एक संज्ञा है। ठीक, हरा क्या, हरा एक संज्ञा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक सेकंड, यदि किसी शब्द की आवृत्ति बिना योजक चिन्ह की होती है तो वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। यह भी आप लोगों का एक नोट करने वाला पॉइंट है। किंतु यदि किसी शब्द की आवृत्ति होने पर योजक चिन्ह आ जाए वहाँ द्वंद्व समास होता है। कैसे, देखिए लिखा है दिनों दिन, तो इसमें आपका हो जाएगा अव्ययीभाव समास। अगर है रातों रात तब भी इसमें आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा क्योंकि इसमें योजक चिन्ह नहीं है। इसके बाद अगला उदाहरण है कानों कान। जैसे नहीं लोग कहते हैं कि उसको कानों कान खबर नहीं चलनी चाहिए। इसके बाद आपका है द्वंद्व समास का वही उदाहरण लेते हैं, जिसे दिनों दिन का है तो अगर मान लिया दिन डैश दिन, यह आपका हो जाएगा अव्ययीभाव समास।
रात रात, यह भी आपका हो जाएगा, सॉरी यह भी आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है। इसके बाद कान, कान में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जैसे देखिए कान है तो कान एक क्या है? संज्ञा है। ठीक, क्योंकि कान तो एक नाम है ना, किसका नाम है? शरीर के अंगों का नाम है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अगला है द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास कहलाते हैं, तथा बीच में योजक चिन्ह हो तथा विग्रह करते समय, और यानी कि विग्रह करते समय हम हमेशा और का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे माता डैश पिता है तो आपका क्या हो जाएगा? माता और पिता। सुख डैश दुख है, क्या हो जाएगा? सुख और दुख आपका हो जाएगा। राम डैश लक्ष्मण है तो राम और लक्ष्मण आपका हो जाएगा। ठीक, नोट में लिखने वाली, याद करने वाली एक और बात है इसमें कि 1 से लेकर, जैसे 1 से लेकर 9 तक तथा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, 1 लाख, 1 करोड़ आदि को छोड़कर सभी संख्याएं द्वंद्व समास में आएगा। तो कौन कौन सी संख्या? ये सब छोड़ के, जैसे अगर आपने 11 लिखा तो क्या हो जाएगा? 10 और 1, यानी कि अगर आप इसको 2 भागों में जिस संख्या को तोड़ लेते हैं तो वह आपका द्वंद्व समास में आ जाएगा। ठीक, 55, 55 में 5 और 5, यह आपका क्या हो जाएगा? 55। रोटी कपड़ा मकान, यह भी आपका जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। तन मन धन, यह भी आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक, इसके बाद अगला आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? इसमें दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, जहां पर विशेषण और विशेष्य हो, जैसे आपका पीताम्बर, पीताम्बर आपका किसका उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण। पीताम्बर का मतलब हो जाएगा पीला अंबर। ठीक है। दूसरा उदाहरण है महात्मा, तो महात्मा क्या हो जाएगा? महान आत्मा। ठीक, इसके बाद अगला है समास का विग्रह, जो समान जैसे रूपी शब्दों का भी प्रयोग कर, जैसे आपका चंद्रमुखी हो जाएगा तो चंद्रमा के समान मुख, यह भी आपका हो जाएगा कर्मधारय का समास। फिर अगला उदाहरण है कमल नयन, तो कमल के समान नयन या नेत्र, यह आपका किसका उदाहरण हो जाएगा? कर्मधारय समास का। कार्य को धारण करने वाला, जैसे स्वर्णकार, यह आपका कौन सा समास में आ जाएगा? कर्मधारय समास में आ जाएगा। स्वर्णकार क्या करता है? सोने को आकार प्रदान करता है। ठीक, जैसे लोहार, कुम्हार, चाय वाला, ये सब आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है कि ऐसा समास या ऐसा शब्द जिसका पद, पहला पद संख्यावाची हो तथा दूसरा पद प्रधान हो, उसे संख्यावाची या द्विगु समास कहते हैं। यह समास समूहवाची भी होता है, जैसे आपका शताब्दी, शताब्दी क्या है? 100 वर्षों का समूह है। त्रिवेणी क्या है? 3 बेड़ियों का समूह है। चौराहा 4 राहों का समूह है। नवरात्र 9 रातों का समूह है। दोपहर 2 पहरों का समूह है। तो ये क्या है? ये आपका द्विगु समास के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, फिर लास्ट है आपका बहुब्रीहि समास। ये 5वां है बहुब्रीहि समास। ठीक है, जहां अन्य पद या कोई तीसरा पद प्रधान हो वहीं पे आपका बहुब्रीहि समास होता है। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, तो 4 भुजाएं किसकी होती हैं? विष्णु जी की होती है ना। ये आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसके बाद नीलकंठ, यानी कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंकर जी। पंकज, पंकज में उगने वाला, सॉरी पंकज मतलब होता है कीचड़ में उगने वाला। ठीक,
इसके बाद है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात जिसका पेट बड़ा है, तो ये हो जाएगा आपका गणेश जी को इंगित कर रहा है, यानी किसी थर्ड पर्सन की ओर इंडिकेट करता है। इसके बाद तीसरा है, चौथा है, इसका पांचवा उदाहरण है पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु जी तथा कृष्ण जी दोनों जी का आपका हो जाएगा। इसके बाद है चक्रपाणि, अर्थात चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु जी। इसके बाद अगला आपका तत्पुरुष समास, जहां पर दूसरे पद प्रधान हो तथा कारक चिन्ह का लोप हो जाता हो, वह आपका तत्पुरुष समास कहलाता है। पहला उदाहरण है हवन सामग्री, यहाँ हो जाएगा हवन के लिए सामग्री, के लिए है ना कारक चिन्ह, यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद अगला है राजपुत्र, तो राजा का पुत्र। जलमग्न, जल में मग्न, यह भी इसमें देखिए में जो है कारक चिन्ह है छिपा हुआ है, राजा का यहाँ पे कारक चिन्ह है। फिर इसके बाद हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, यहाँ पर से कारक चिन्ह है, ठीक है, कौन सा, से कारक चिन्ह है। इसके बाद अगला उदाहरण है रोग मुक्त, रोग से मुक्त, यहाँ पर भी से कारक चिन्ह है। तो ये क्या होगा, कारक चिन्ह का यहाँ पे देखिए लोप हो जाता है, इसमें नहीं दिखा रहेगा कारक चिन्ह, लेकिन इधर कारक चिन्ह आपको मिलेगा तो इसी का यहाँ पे लोप हो जाता है, ठीक। चलिए अगला अध्याय है 7, इसमें है आपका संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, क्रिया पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, क्रिया विशेषण, लिंग वचन काल, ये सभी को पढ़ना है, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप लोग इत्मीनान से पूरा देखिएगा, अच्छे से सारा कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात है संज्ञा किसे कहते हैं, इसी की परिभाषा सबसे ज़्यादा पूछता है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई भी नाम है दुनिया में, संसार में जितने भी नाम हैं, ये सभी क्या हैं, सभी संज्ञा हैं, ठीक। संज्ञा आपके 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक, पांचवा पदार्थवाचक संज्ञा। संज्ञा आपके कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। पहला आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो किसी भी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका किसी भी व्यक्ति का नाम हो गया, जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, सोहन हो गया, ये सब आपके नाम हैं। इसके बाद किसी भी देश का नाम, जैसे भारत, अमेरिका, जापान, रूस, किसी भी का देश का नाम है, वो सभी आपका व्यक्तिवाचक संख्या के अंतर्गत आएगा। इसके बाद तीसरा पक्षियों के नाम, जैसे अब देखिए पक्षियों के नाम में जैसे कोयल, कौवा है ना, लेकिन कोयल, कौवा या कबूतर, इन सब का भी कोई नाम अगर आप उसको पाले हैं, यानी अगर आप उसको जिलाया है, तो उसका कोई नाम अगर आपने रखा है, जैसे रखा है आपने कि टॉमी, टॉमी क्या है, देखिए यहाँ पे कुत्ते का नाम हमने टॉमी रखा है, बादल या कुछ भी, जो भी आप अगर उस कुत्ते का नाम कोई रख दिए, वैसे कुत्ता तो एक जातिवाचक संज्ञा में आएगा, लेकिन अगर आप उसका कोई नाम रख दिए टॉमी, तो क्या आपका हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद नदियों के नाम, नदियों के नाम में आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, कावेरी, घाघरा, जितने भी नाम हैं नदी के, वो सारे नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक। इसके बाद अगला है दिन, महीने, त्यौहार। दिन में आपका सोमवार, मंगलवार है, तो पता ही है, सभी जो है दिन आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तथा जून, जुलाई महीना, और त्यौहार भी जो आपके हैं, जैसे दीपावली हुआ, होली हुआ, दशहरा हुआ, ये सब आपका क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला नगर या शहर का नाम, जैसे आगरा, लखनऊ, दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, ये सब क्या है, ये सब आपका भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसके अलावा और कोई दूसरा तो है नहीं, लखनऊ, दूसरा कोई आगरा तो है नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें।
अब अगला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में आप लोगों को क्या हो जाएगा, जहाँ पर किसी भी जाति, समुदाय, वर्ग, समूह आदि के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम में आप लोगों का क्या सबसे पहला उदाहरण हो जाएगा, किताब। किताब क्या, किताब तो एक जातिवाचक संज्ञा ना, लेकिन अगर कह दिया जाएगा कि गणित, तो गणित आपका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर किताब पूछा गया तो किताब में आपका चाहे गणित का हो जाएगा, चाहे वो इतिहास का हो जाएगा, चाहे भूगोल का हो जाएगा, उसके अंतर्गत बहुत से आ जाएगा। इसके बाद दूसरा उदाहरण है प्राकृतिक तत्वों के नाम। प्राकृतिक तत्व में आप लोगों का आ जाएगा वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी। ये सब आपके जो है प्राकृतिक तत्व जो हैं ये आपके जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। जैसे अगर कोई भूकंप आया तो उसका कोई नाम रख दिया गया है, कोई ज्वालामुखी आया जैसे वेनेजुएला हुआ या कोई भी हुआ, तो आपका ज्वालामुखी या भूकंप कोई आया उसका नाम रखा गया, तो यह आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। लेकिन अगर केवल ज्वालामुखी कहा जाए तो यह आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक, इसके बाद तीसरा पशु और पक्षियों के नाम, जैसे कुत्ता, बकरी, बिल्ली, सॉरी कुत्ता, बकरी, बिल्ली, कोयल, कबूतर, ये सब आपके क्या जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अगर ये कह दिया जाएगा टॉमी, तो टॉमी आपका क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, इसके बाद व्यवसाय या पदों के नाम। तो कोई पद है जैसे पुलिस का पद है, शिक्षक का पद है, ये सब आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अगला उदाहरण है, अगला है भाववाचक संज्ञा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे नाम जहाँ किसी पदार्थ के गुण, दोष, स्वभाव आदि का बोध कराए भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आपका बुढ़ापा, तो आपका महत्वपूर्ण ये है आपका भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, ऐसा नाम जहाँ किसी पदार्थ, गुण, दोष, स्वभाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो जाएगा बुढ़ापा, सुंदरता, मिठास, क्रोध, प्रेम, किसी से ईर्ष्या करना, मानवता, दया, साहस, सादगी, वीरता। ठीक है, ये सब आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, देखिए जो हमने इम्पॉर्टेंट लगाया है, वेरी इम्पॉर्टेंट, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। इसके बाद आपका है समूहवाचक संज्ञा। ऐसा नाम जिससे किसी समुदाय या समूह के एकत्र होने की बात करे या बोध हो, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे आपका भीड़, समिति, कक्षा, बाजार, झुंड आदि, ये सब क्या है समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसके बाद पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा, जो कि लास्ट है संज्ञा का। ऐसे नाम जिससे किसी पदार्थ, धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, दूध, सोना, चांदी, पीतल, लकड़ी, घी आदि। ठीक है, इसके बाद है सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा आता है पूछने के लिए, तो लिखिएगा सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, तुम, मैं, ये सब क्या है, ये सब सर्वनाम है। वे, ये सब क्या है, ये सब सर्वनाम है आपका। ठीक, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, इसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम आपके 3 प्रकार के होते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, ये आपके हो जाएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में आपका क्या होता है, उसमें जैसे आप होता है, स्वतः होता है, खुद होता है, ये सब आपका निजवाचक सर्वनाम होते हैं। ऐसे सर्वनाम जिससे किसी निजता का बोध होता हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसकी परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं, अगर आएगा तो ऐसे आने की बहुत कम संभावना है। ठीक है, इसके बाद निश्चित
निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में आपका हो जाएगा उदाहरण, क्या हो जाएगा, यह किताब तुम्हारी है। तो यह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसके बाद वह भी आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आपका आ जाएगा कोई, कुछ, कई। इसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपका कौन, क्या आ जाएगा। इसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में आपका हो जाएगा जो, सो, जितना, ये सब आपका आ जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, तो सर्वनाम आपका यहाँ पे हम फिनिश करते फिर आते हैं हम क्रिया पर। तो जिस शब्द से किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाता है क्रिया कहलाता है। जैसे आपका नाचना, गाना, खाना, जाना, पीना, नहाना, धुलना, कुछ भी जो काम है, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, भागना, कुछ भी जो जितने भी कार्य होते हैं ये सभी आपके क्रिया कहलाते हैं। इसके भी दो भेद होते हैं, एक होते हैं कर्म के आधार पर, एक होते हैं रचना के आधार पे। तो कर्म के आधार पे आपका दो क्रिया होता है, एक होता है सकर्मक क्रिया, एक होता है अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले देखेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया होती है जिसके साथ कर्म जरूरी होता है, सकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे अगर आप वाक्य में क्या, किसे, किसको का प्रश्न पूछने पर उत्तर प्राप्त होता है तो वह आपका सकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि मोहन क्या पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक क्या है, पुस्तक एक कर्म है ना, तो पढ़ना क्या हो जाएगा, पढ़ना आपका एक क्रिया हो जाएगा। और आपका जो है क्रिया, सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती हैं, एक होते हैं एक कर्मक क्रिया, दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। तो देखिए जिस वाक्य में एक कर्म हो वह है आपका एक कर्मक क्रिया। देखिए यहाँ पे एक कर्म है केवल, पुस्तक। ठीक, और प्रश्न आपने क्या पूछा था, मोहन क्या पढ़ता है, मोहन क्या पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक, इसका उत्तर प्राप्त हो गया तो आपका सकर्मक क्रिया कहलाता है। अगर कह दे रहा कि मोहन रोता है, तो आपने प्रश्न किया कि मोहन क्या रोता है, तो क्या उसका उत्तर मिला, तो जब उसमें कर्म ही नहीं है तो क्या उत्तर मिलेगा, तो जिसमें कर्म नहीं होगा वह अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला उदाहरण देखते हैं द्विकर्मक क्रिया का। रमेश ने सुरेश को दवा दी। देखिए जिसमें दो कर्म हो, देखिए एक सुरेश हो जाएगा, एक आपका दवा हो जाएगा, ये आपका दो कर्म हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। फिर इसके बाद अगला उदाहरण है बच्चे आकाश में पतंग उड़ाते हैं। तो बच्चे तो आपका हो जाएगा कर्ता और आकाश आपका कर्म हो जाएगा तब पतंग, यानी कि आकाश भी एक हो जाएगा, एक हो जाएगा पतंग। ये आपके दो कर्म हो जाएंगे, ये आपका द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अगला आपका है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता ना पड़े, यानी कि जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता ना पड़े वह आपका अकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे राम जाता है, तो आप प्रश्न क्या पढ़ेंगे, क्या जाता है, राम क्या जाता है, तो कुछ उत्तर मिल रहा है, कुछ उत्तर नहीं मिलेगा, तो ये आपका हो जाएगा अकर्मक क्रिया। जैसे बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे क्या पढ़ते हैं, कुछ उत्तर मिल रहा है, बच्चे किसको पढ़ते हैं। इसके बाद अगला उदाहरण है राम सोता है। तो इसमें देखिए मिल रहा है, यह भी आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे राम सोता है, तो प्रश्न पूछा जाएगा राम क्या सोता है, उत्तर नहीं मिलेगा। राम किसको सोता है, तब भी उत्तर नहीं मिलेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। रचना के आधार पर क्रिया आपकी 5 प्रकार के होते हैं। पहले आपकी हो जाएगी मूल क्रिया, दूसरा आपका संयुक्त क्रिया, तीसरा हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, चौथा हो जाएगा नाम धातु क्रिया, पांचवा आपका हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। देखिए हमने उस टॉपिक को हमने कलेक्ट किया है,
जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक है। हमने कुछ टॉपिक बीच बीच में हमने छोड़ भी दिया है जो महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं विशेषण। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वह आपका विशेषण कहलाता है। जैसे आपका गोरा, पीला, खराब, हल्का, मजबूत आदि, ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके विशेषण होते हैं, किसी भी चीज़ की विशेषता बतलाते हैं। जैसे विशेषण के भेद भी होते हैं, 4 भेद होते हैं। जैसे आपका गुणवाचक, गुणबोधक विशेषण, संख्या बोधक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, सार्वजनिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में आपका हो जाएगा मोटा। तो मोटा क्या है? मोटा किसी व्यक्ति की विशेषता बतला रहा है ना। फिर अगला उदाहरण आपका है दुबला। दुबला भी तो एक उदाहरण है किसका? गुणबोधक विशेषण का। यह भी तो किसी भी व्यक्ति का जो क्या बता रहा है? विशेषता बतला रहा है कि हाँ वह व्यक्ति दुबला है, मोटा है, अच्छा है, दुबला है, ऊंचा है, नीचा है। तो ये सब क्या है? गुण बता रहा है उस व्यक्ति का। व्यक्ति है तो कोई वह संज्ञा हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला है संख्या बोधक विशेषण, जिसमें अंकों की विशेषता बताई जाएगी, जैसे 1000। ठीक, इसके बाद अगला है परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण में आप उनका जैसे नाप तौल की बात की जाती है, उसकी क्वालिटी को बताता है। जैसे 5 किलो, 1 लीटर, ये सब आपका क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, फिर इसके बाद अगला है सार्वजनिक। इसके बाद अगला है आपका परिमाणवाचक विशेषण आपका हो जाएगा जिसमें नाप तौल की बात की जाती है, जैसे 5 किलो चीनी, 1 लीटर पानी। फिर दूसरा आपका है सार्वनामिक विशेषण, इसमें आपका यह का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद अगला विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए वह आपका विशेष कहलाता है। ठीक, फिर अगला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या कहलाता है? ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे आपका मोहन सुंदर लिखता है, तो सुंदर क्या हो जाएगा? सुंदर आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला है राधिका अच्छा गाती है, तो क्या हो जाएगा? अच्छा क्या हो जाएगा? अच्छा एक आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे वचन। जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण या क्रिया की संख्या का बोध कराए वह आपका जो है वचन कहलाता है। वचन के कितने भेद होते हैं हिंदी में? वचन के 2 भेद होते हैं, एक आपका एक वचन होता है, एक आपका बहुवचन होता है। तो किसी भी एक व्यक्ति वस्तु की बात की जाए वहाँ पे आपका एक वचन होता है, जैसे लड़का। जहाँ पे आपकी बहुत से व्यक्तियों, बहुत सी वस्तुओं की बात की जाए वहाँ पे आपका बहुवचन होता है, जैसे आपका लड़के, लड़कियाँ, बालिका, डिब्बे, पुस्तकें। ठीक है, ये सब आपके बहुवचन के उदाहरण हैं। ठीक, इसके बाद अगला है एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। तो जैसे पहले अंतिम में अक्षर में, जैसे अंतिम अक्षर पुस्तक में आ है ना, तो पुस्तक आ रहा है ना, तो उसमें अगर ए जोड़ देंगे तो आपका बहुवचन बन जाएगा। पहला नियम है आ से ए जोड़ने पर पुस्तक से पुस्तकें बन गया, जैसे दुकान से दुकानें बन गया। इसके बाद अगला है अंतिम आ से ए जोड़ने पर आपका हो जाएगा जैसे पपीता, बड़ा की मात्रा है ना, उसमें ए जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा पपीते। कपड़ा में बड़ा है ना, तो इसमें अगर आप लोग ए जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका कपड़े। इसके बाद अगला है उ ए ओ में अगर आप लोग ए जोड़ देंगे यानी कि ए, ये वाला ये, तो वह आपका क्या हो जाएगा? बहुवचन बन जाएगा। जैसे वस्तु है ना, तो अगर आपने ए जोड़ा तो वस्तुएं हो जाएगा। धेनु, धेनु है, अगर आपने धेनु में ए जोड़ दें क्या होगा? धेनुएं हो जाएगा। और छोटी ई अगर बड़ी ई है तो इसमें अगर आपने बहुवचन बनाया तो इसमें या जोड़ देंगे। कौन सा? या। जैसे मिठाई है तो आप लोग जोड़ेंगे या, तो हो जाएगा आपका मिठाइयाँ। रीत में अगर आप लोग ई जोड़ेंगे या, जी, अगर आपने या जोड़ा तो आपका हो जाएगा रीतियाँ, तो ये आपका हो जाएगा बहुवचन बन जाएगा। ठीक,
अब अगला है लिंग। कोई भी शब्द जो स्त्री या पुरुष होने का बोध कराता है वह आपका लिंग कहलाता है। यह भी आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है स्त्रीलिंग, एक आपका पुल्लिंग लिंग। ठीक है। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराती है स्त्रीलिंग कहलाती है। जैसे आपका रीमा, मोहनी, पृथ्वी, ये सब क्या? ये सब आपका स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग लिंग में क्या होता है? ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग लिंग कहलाता है। जैसे राम, सोहन, मोहन, दही। ठीक है, ये सब आपका जो है पुल्लिंग लिंग का उदाहरण है। इसके बाद अगला है नोट में कुछ है। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में होते हैं, जैसे आपका हो जाएगा पक्षी, उल्लू, कौवा, चीता, केंचुआ, घुन, खटमल। खटमल आपका क्या हो जाएगा? हमेशा ये पुल्लिंग में होगा। लेकिन अगर वही कुछ शब्द जो है स्त्रीलिंग में भी होते हैं, जैसे गिलहरी, मैना, कोयल, जोंक, इन सब का जो है पुल्लिंग नहीं बनता है। ठीक। अब जैसे कुछ पुल्लिंग और कुछ स्त्रीलिंग हम लोग देख लेते हैं। जैसे अनाजों के नाम। अनाजों के नाम के कौन कौन से पुल्लिंग होते हैं, कौन कौन से स्त्रीलिंग होते हैं? जैसे आपका गेहूँ, चावल, चना, मटर, उड़द, तिल, ये सब आपके पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन वहीं आपका मक्का, जौ, मूंग, अरहर, ज्वार, ये सब आपके स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। इसके बाद दूसरा है रत्नों के नाम। रत्ना में आपका हीरा, मोती, मणिका, मूंगा, पन्ना, ये सब आपका पुल्लिंग में आ जाएगा। लेकिन वहीं पर आपका मणि जो है, मणि आप लोगों का स्त्रीलिंग में आ जाएगा। महीनों के नाम। महीनों के नाम में मार्च, अप्रैल, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब आपके जो है ये सब आपके पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन वहीं आपका जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये सब आपके स्त्रीलिंग में आ जाएगा। ठीक। चलिए, इसके बाद अगला है वृक्षों के नाम। वृक्षों के नाम में पीपल, बरगद, सागौन, शीशम, अशोक, ये सब वृक्ष आपके पुल्लिंग में आते हैं। तथा नीम, जामुन, कचनार, ये सब आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। इसके बाद धातुओं के नाम। धातुओं के नाम में आपका हो जाएगा सोना, चांदी, पीतल, लोहा, सीसा, टिन, कांसा, ये सब आपके पुल्लिंग में आएगा। तथा यहाँ पे चांदी, मिट्टी, ये सब आपका स्त्रीलिंग में आ जाएगा। ठीक। शरीर के अंगों के नाम, जिसमें आपका हाथ, पैर, कान, गला, सिर, बाल, होंठ, रोग, ये सब आपके शरीर के अंग हैं। इसके बाद है आँख, नाक, जीभ, खाल, ये आपके जो है स्त्रीलिंग में आ जाएगा। बाकी हाथ, पैर, कान, गला, सिर, बाल, होंठ, कोई भी रोग हुआ तो वह भी आप लोगों का पुल्लिंग में आ जाएगा। ठीक। इसके बाद है द्रव्य पदार्थों का नाम। जैसे कोई भी द्रव्य है, जैसे आपका तेल हुआ, घी हुआ, पानी, शरबत, दही, ये सब आपका पुल्लिंग में आएगा। लेकिन वहीं भी आपका छाछ, चाय, काफ़ी, स्याही, ये सब आप लोगों का स्त्रीलिंग में आ जाएगा। ठीक। इसके बाद देखते हैं पुल्लिंग से कोई भी शब्द को कैसे स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे कृष्ण से क्या हो जाएगा? कृष्णा। पहाड़ का क्या हो जाएगा? पहाड़ी। सुनार का क्या हो जाएगा? सुनारी। कवि का क्या हो जाएगा? कवित्री। सम्राट का क्या हो जाएगा? साम्राज्ञी। ये आपके क्या हो गए? स्त्रीलिंग बन गए। अब हम लोग देखें काल। काल किसे कहते हैं? काल मतलब होता है समय। तो समय आप लोगों का तीन प्रकार का होता है। एक आपका भूतकाल, एक आपका वर्तमान काल, एक होता है भविष्य काल। तो क्रिया का वह रूप जिससे किसी भी घटना या स्थिति का पता चलता है वह आपका काल कहलाता है। लेकिन अगर क्रिया का वह रूप जिससे किसी भी वर्तमान समय में हो रही घटना का वर्णन हो रहा है तो वहाँ पे वह वर्तमान काल कहलाता है। इसका उदाहरण आपका हो जाएगा राम स्कूल जाता है। इसके बाद आप लोगों का हो जाएगा भूतकाल।
भूतकाल का क्या हो जाएगा परिभाषा? क्रिया का वह रूप जिससे किसी भी बीती हुई घटना या स्थिति का पता चलता है भूतकाल कहलाता है। जैसे वर्षा हुई थी, यह आपका भूतकाल का उदाहरण है। इसके बाद अगला है भविष्यकाल। भविष्यकाल में क्रिया का वह रूप जिससे किसी भविष्य में होने वाली घटना हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे राम कल मैच खेलेगा, यह आपका अभी घटना हुई नहीं है, ये अभी होने की संभावना है, तो यह आपका भविष्यकाल में चला जाएगा। ठीक। इसके बाद 8वां चैप्टर है वाचन। वाचन का मतलब होता है अपने विचारों को व्यक्त करना, या वाचन का तात्पर्य पढ़ना या वाचना से मिलेगा। ठीक है, या वाचना से तात्पर्य है। ठीक है। अब वाचन आप लोगों का होता है, लुईस के अनुसार क्या है वाचन? वाचन एक साधन है जिसके द्वारा बालक मानवता की संचित धनराशि से परिचित हो जाता है, वह आपका वाचन कहलाता है। यह आपके किसके अनुसार है? लुईस के अकॉर्डिंग। वाचन आप लोगों के 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा शाश्वत वाचन, दूसरा आपका हो जाएगा मौन वाचन। तो शाश्वत वाचन किसे कहते हैं? जब कोई बच्चा किताब को लेकर बोल बोलकर तेजी से पढ़ता है तो यह वाचन शाश्वत वाचन कहलाता है। इसके 2 प्रकार का होते हैं, एक होता है आदर्श वाचन, एक होता है अनुकरण वाचन। तो जो आपका आदर्श वाचन होता है वह आपका शिक्षक के द्वारा बिल्कुल सही और स्पष्ट किया जाता है, लेकिन अनुकरण वाचक में छात्र द्वारा दोहराया जाता है, उसमें छात्र से कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। ठीक, वाचन करने में। इसके बाद दूसरा है मौन वाचन। मौन वाचन किसे कहते हैं? जब कोई बच्चा किसी भी चीज़ को अपने मन में पढ़ता है उसे मौन वाचन कहते हैं। जैसे जब कोई बच्चा मन में पढ़ता है कोई बुक, तो आपका मौन वाचन होता है। ठीक, यह आपका 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है आपका द्वित वाचन, दूसरा होता है गंभीर वाचन। तो द्वित वाचन इसे कहते हैं जब कोई बच्चा जल्दी मन में अपने पढ़ता है कोई भी चीज़, तो है आपका जो है मौन वाचन कहलाता है। और वही चीज़ अगर जब कोई भी गहनता के साथ कोई व्यक्ति कोई भी चीज़ जब पढ़ता है, मन में सोचता है, उस पर विचार करता है, तो यह आपका हो जाएगा गंभीर मौन वाचन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है 9वां, छोटे छोटे वाक्यों को लिखना। तो बात आती है वाक्य बनाना या वाक्य। तो सबसे पहले होती है ध्वनि, सबसे छोटी इकाई, फिर इसके बाद वर्ड होती है, फिर शब्द, फिर पद, फिर उपवाक्य, तब इससे मिलकर वाक्य का निर्माण होता है। सबसे पहले जानेंगे वाक्य किसे कहते हैं। तो सार्थक ध्वनियों का समूह जिससे व्यक्ति की भावनाएं, विचार, भाव को व्यक्त करता है उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो ध्वनियों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ये भी आपकी एक छोटी सी परिभाषा हो जाती है। वाक्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। सबसे पहले देखेंगे सरल वाक्य या साधारण वाक्य। जिन वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो वहाँ पे आपका सरल वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन एक कर्ता है, खाता है एक क्रिया है, मोहन खाना खाता है, यह आपका सरल वाक्य का उदाहरण है। दूसरा है आपका मिश्रित वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें एक या एक से अधिक उपवाक्य हों उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा। जैसे पहला आपका हो जाएगा सूरज निकला, फिर यहाँ पे दूसरा हो जाएगा इसलिए अंधेरा भागा। यह आपका हो जाएगा मिश्रित वाक्य। इसके बाद आप लोगों का तीसरा हो जाएगा ऐसा वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रधान उपवाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब संयुक्त वाक्य का उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे मैं मीटिंग में हूँ, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगा। यह उदाहरण आप लोगों का संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अब क्वेश्चन क्या बनता है परीक्षा में कि वाक्य की रचना में कैसी प्रभावशीलता लाई जाए। तो जब आप कोई भी वाक्य लिखते हैं तो उसमें कैसे प्रभावशीलता लाई जाए। सबसे पहले बात, वाक्य को शुद्ध लिखना चाहिए, अशुद्धि नहीं होनी चाहिए।
दूसरी बात, वाक्य में निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, वाक्य में निरस्ता नहीं लानी चाहिए। चौथी बात है, वाक्य में अप्रचलित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पांचवी बात है, वाक्य में अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सब वाक्य बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें हैं। इसके बाद 10वां चैप्टर है औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र लिखना। पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं? एक होते हैं प्रार्थना पत्र, एक आपका होता है आवेदन पत्र, एक होता है सामाजिक कार्यों के लिए पत्र, एक होता है निमंत्रण पत्र, एक होता है व्यावसायिक पत्र। तो सबसे ज़्यादा इसमें पूछी जाने वाली बात यह है कि पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें, ये आपका प्रश्न अक्सर पूछ लेता है। तो पत्र की भाषा सरल और कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे कोई भी उसे आसानी से पढ़ सके। इसके बाद अगला है, पत्र में लिखी हुई बातें व्यवस्थित तथा संक्षिप्त होनी चाहिए। फिर इसके बाद अगली बात है, समझ या पठनीय होने चाहिए जो आप लिखे हों। इसके बाद अगली बात है, पत्र में भेजने वाली का नाम, पता आदि होना चाहिए। इसके बाद है पत्र के प्रकार। तो पत्र के दो प्रकार हैं, पहला आपका औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र ऐसे पत्र जो व्यक्तिगत या निजी के लिए ना हो, जिसमें ऐसे पत्र जो व्यक्तिगत या निजी के लिए ना हो, यानी कि वह सामाजिक हो, वे आपके औपचारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे व्यावसायिक पत्र, सरकारी विभाग को लिखा गया पत्र, संपादक को लिखा गया पत्र, ये सब पत्र आपके औपचारिक पत्र कहलाते हैं। दूसरा है आपका अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र ऐसे पत्र जो व्यक्तिगत या निजी जीवन के लिए लिखा गया होता है, वह पत्र आपका अनौपचारिक पत्र कहलाता है। जैसे पारिवारिक पत्र, यह आपका एक अनौपचारिक पत्र है। ठीक, इसके बाद अगला है पत्र लेखन के अंग। तो पत्र लेखन के कौन कौन से अंग है? पहला है स्थान, दिनांक, पता पत्र के दाएं किनारे पर होना चाहिए, तथा संबोधन होना चाहिए, विषय वस्तु होना चाहिए और उसके बाद समाप्ति होना चाहिए। इन अंगों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने एक पत्र लिखा है, सेवा में प्रधानाचार्य जी या प्रधानाचार्य महोदय, BM मेमोरियल डिग्री कॉलेज ककराही, किशनपुर, अम्बेडकर नगर, 224147, यह आपका हो गया। इसके बाद है विषय प्रैक्टिकल शुल्क कम कराने हेतु। मान्यवर सविनय निवेदन है कि हमारे पास प्रैक्टिकल है तो पैसा या रुपया कम है, अतः आपसे निवेदन है कि प्रैक्टिकल फीस में कुछ छूट दे दीजिए, हमारा भी प्रैक्टिकल सुगमता पूर्वक हो सके। अतः आपका बहुत बहुत आभार। यानी कि अगर आप ऐसा कर दें तो मैं आपका बहुत बहुत आभार या रेडी रहूँगा। इसके बाद यहाँ पे दिनांक लिख देंगे, किस तारीख को लिखा गया है, 4/1/4/11/2024। ठीक, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका आज्ञाकारी प्रशिक्षु अमित तिवारी, कक्षा DLED, 2nd सेमेस्टर। ठीक, ये आपका हो जाएगा पत्र। और कौन सा पत्र हो गया आपका? ये आपका हो जाएगा औपचारिक पत्र। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है एक अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं? अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, तो प्रेषक का पता यहाँ पे हो जाता है। जैसे हमने प्रेषक का पता हमने क्या डाला, ककराही, किशनपुर, अम्बेडकर नगर डाल दिया। अब दिनांक डाल देंगे 5 नवंबर 2024। संबोधन में क्या डालेंगे, क्या वो हमारे लगते हैं, तो हमारे प्रिय मित्र हैं। किसको भेजने संबोधन में? प्रिय मित्र ज्ञान प्रकाश, हमने इनको भेज रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अभिवादन में क्या करते हैं आप, उनका सप्रेम नमस्ते, जिसे हमने अपने मित्र को क्या किया, नमस्ते किया। हालांकि मित्र से तो हाथ मिलाया जाता है या फिर मान लीजिए कुछ इस टाइप का। ठीक है, इसके बाद आपने पहली बात लिखा, आपको बताते हुए हमें अति प्रसन्नता हो रही है कि आप कोई यहाँ पे बात लिखिए कि एग्ज़ाम डेट आ गया है, आप अपना रिजल्ट देख लीजिए, या जो भी अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, मतलब परीक्षा रिजल्ट आ गया है, आप अपना रिजल्ट देख लीजिए। फिर इसके बाद तीसरी लाइन में आप लिखिएगा और उस चीज़ को समाप्त कर दीजिए।
ठीक है, उस बात को कहकर। इसके बाद किसको आप भेज रहे हैं? प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध आपका क्या है? आपका उनसे क्या संबंध है? मित्रवत है। प्रेषक का नाम यानी कि हम जो है उनको भेज रहे हैं, हम प्रेषक हैं, तो हमारा क्या नाम हो जाएगा? अभिषेक कुमार। ठीक, ये आपका हो गया। इसके बाद लास्ट है अध्याय 11 जो कि है निबंध का। निबंध आप लोगों के परीक्षा में एक निबंध आएगा, तो हमने जो है करीब यहाँ पे 4 से 5 या 5 से 6 जो है हमने टॉपिक ले लिया है। इस पर आप लोग जो निबंध जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो आप लोग निबंध जो है लिख के आएगा। तो कौन कौन से? जैसे गणतंत्र दिवस पर, पुस्तकालय पर, खेल प्रतियोगिता पर निबंध, मेरे प्रिय शिक्षक, पंडित जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी, कोरोना महामारी, भारत में प्रौद्योगिकी का विकास, इन सब में से किसी एक पर आप लोगों के लिए निबंध लिखने को आ सकता है। ठीक है, तो आशा है कि आप लोगों की यह क्लास समझ में आई होगी अच्छे से। अगर समझ में आई, कुछ हेल्पफुल रहा हो, तो हमने पूरा हिंदी कंप्लीट कर दिया है। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो और लोगों के पास शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। ठीक है, इस पर जो है इसका PDF अभी हम टेलीग्राम चैनल पर, इनकार्नेशन क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर हम सारा डाल देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।